हेलो एवरीवन, नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पॉल्यूशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे आज वाटर पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन। वाटर पॉल्यूशन में सबसे पहले देखते हैं कॉजेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन, कैसे स्प्रेड होता है वाटर के अंदर पॉल्यूशन। तो फर्स्ट है डोमेस्टिक सीवेज एंड द इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। वाटर के अंदर जब हम बात करते हैं कि इम्प्योरिटीज़ है, इम्प्योर वाटर है, पॉल्यूटेड वाटर है, तब उसमें एक्चुअल में पॉल्यूटेंट का लेवल 0.1% ही होता है। सिर्फ 0.1% की इम्प्योरिटी पूरे वाटर को इम्प्योर कर देती है और वो पीने लायक नहीं रहता, यूज़ करने लायक नहीं रहता और पॉल्यूट वाटर की कैटेगरी में आ जाता है। खास करके डोमेस्टिक सीवेज से निकलने वाली इम्प्योरिटीज़ वाटर को इम्प्योर कर देती है। तो इम्प्योर वाटर में, पॉल्यूटेड वाटर में क्या क्या मटेरियल हो सकते हैं, क्या क्या इम्प्योरिटीज़ हो सकती है या क्या क्या पॉल्यूटेंट हो सकते हैं, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सस्पेंडेड सॉलिड्स, कोलॉइडल सॉलिड्स और मटेरियल, डिसॉल्व्ड मटेरियल। सस्पेंडेड सॉलिड्स में सैंड, सील्ट, क्ले ये सब आएगा। कोलॉइडल मटेरियल में फैकल मटेरियल, फैकल मटेरियल का मतलब है अनडाइजेस्टेड फूड, बैक्टीरिया, क्लोथ, पेपर फाइबर्स। और डिसॉल्व्ड मटेरियल में वो चीज़ें हैं, वो न्यूट्रिएंट्स है जो पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं, खास करके नाइट्रेट, NH3, फॉस्फेट, NM सोडियम, कैल्शियम। तो ये सारी इम्प्योरिटीज़ इम्प्योर वाटर में पाई जाती है। ये जो डिसॉल्व्ड मटेरियल्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और टॉक्सिक मेटल आयंस है, उसका रिमूवल काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो पानी से उसको बाहर निकाल पाना काफ़ी मुश्किल है। और डोमेस्टिक सूवेज से तो हम जो भी चीज़ें पानी में डालते हैं वो खास करके बायोडिग्रेडेबल होती है। ऐसा मटेरियल जो डिकम्पोज हो सकता है, जिसको तोड़ा जा सकता है, जो डिकम्पोज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगाई, और वो और ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, चलिए उसको समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये समझते हैं कि जब भी वाटर के अंदर हम कोई बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को डालते हैं, जो एक्चुअल में खाना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो पानी के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करने लगेंगे और धीरे धीरे अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेंगे और डिकम्पोजिशन प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। डिकम्पोजिशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल है, उतना डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाना मिल गया। हमने जो डोमेस्टिक सूएज में डाला हुआ बचा हुआ खाना है, हमारा जो खाना बच गया था, उसको हमने अगर पानी में डाल दिया, वो गटर के थ्रू वाटर रिसोर्सेज तक पहुंच गया और वो डिग्रेड हो सकता है। तो ऐसे मटेरियल पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होंगे, पॉपुलेशन इंक्रीज करेंगे, डिकम्पोजिशन आगे बढ़ेगा और वाटर के अंदर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन था, जिसको रेड कलर की लाइन से शो किया है, उसका लेवल कम होता जाएगा, क्योंकि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट था वो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करने लगेंगे। और आप देखिए कैसे ग्राफ नीचे आ गया। अगर ऑक्सीजन कम हो गया पानी में, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए और डिकम्पोजिशन प्रोसीजर को आगे बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे, और उसी डिमांड को हम कहेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जितना ज़्यादा अमाउंट में पॉल्यूटेंट प्रेजेंट होगा, जितना ज़्यादा अमाउंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पानी में प्रेजेंट होंगे, उतना ही BOD ज़्यादा होगा। तो इसको कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो हमने ये देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिशन प्रोसीजर में पानी में जो डाइल्यूटेड ऑक्सीजन होता है उसको यूज़ करने लगते हैं, और अगर ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेवल तक बढ़ जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी में डिसॉल्व ऑलमोस्ट ऑक्सीजन खा जाएंगे और फिर पानी में ऑक्सीजन का लेवल एकदम से डिक्लाइन हो जाएगा और उससे BOD का लेवल हाई हो जाएगा। पर पानी में ऑक्सीजन अब सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होने की वजह से एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो सकती है, खास करके फिशिस, क्योंकि उनको ब्रीथ करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। एक और भी प्रॉब्लम हो सकती है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट अगर पानी में प्रेजेंट है तो उससे आल्गी का ग्रोथ बहुत एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा, जिसको आल्गल ब्लूम भी कहते हैं। कई बार आपने कुछ तालाबों को देखा होगा जिसके अंदर ग्रीनिश कलर का एकदम ऊपर एक लेयर तैर रहा होता है, वो एक्चुअल में आल्गी होती है। जब
ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट वाला वाटर छोड़ा जाता है कोई वाटर रिसोर्स की टूवर्ड्स, तो उसमें आल्गी एक्सट्रीम लेवल तक स्प्रेड हो जाती है। उससे पानी का जो एक टेस्ट है वो अजीब सा हो जाता है, अजीब सी स्मेल आती है वाटर से, और ख़ास करके उस आल्गी से निकलने वाला जो टॉक्सिक मटेरियल है उससे फिशेस की डेथ हो सकती है। उसको हम आल्गल ब्लूम कह सकते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं, फर्स्ट फिगर में आपको शो किया है किस तरीके से एक वाटर रिसोर्स के अंदर ढेर सारी आल्गी फॉर्म हो गई है, और दूसरे फिगर में आपको शो किया है कि आल्गी के फॉर्म होने से आल्गल ब्लूम क्रिएट होने की वजह से जो पॉइजनस इफेक्ट है वो इस फिश को हुई और ये फिश मर गई। आल्गल ब्लूमिंग है वो ह्यूमन के लिए भी टॉक्सिक है, एनिमल के लिए भी टॉक्सिक है। ऐसे वाटर रिसोर्सेज का पानी आप नहीं पी सकते जहाँ पर आल्गल ब्लूम पाया जाता है, क्योंकि उस वाटर के अंदर आल्गी ने जो टॉक्सिक एलिमेंट्स फॉर्म किए हैं वो हो गए और वो हमारे लिए भी पॉइजनस है। वाटर हाइसिंथ जो आइकोर्निया के नाम से भी जानी जाती है, ये उसका साइंटिफिक नेम है, और इसका फेमस नेम है टेरर ऑफ बंगाल। ये वीड की तरह स्प्रेड होती है, एक्वेटिक स्पीशीज है, इंडियन स्पीशीज नहीं थी। इसकी फ्लावर की ब्यूटी को देखते हुए इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, पर ये एक बार अगर इंट्रोड्यूस हो जाए किसी भी वाटर रिसोर्स में तो फिर वहाँ से इसको कम्प्लीटली रिमूव कर पाना बहुत ही मुश्किल है। आपको फर्स्ट फिगर में ही दिख रहा है कि ये एक वाटर रिसोर्सेज के अंदर स्प्रेड हो गई है और हमें पानी भी नहीं दिख रहा। कहा जाता है कि जिस लेक या पॉन्ड में ये स्प्रेड होती है उसके बाद वो जल्दी से सूख जाता है, उसका पानी का लेवल, वाटर लेवल जल्दी ही डिक्रीज़ होने लगता है। उसके अंदर जो लाइफ थी, फिशीज थी, जैसे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स थे, उनकी डेथ हो जाती है और अल्टीमेटली वो जगह कुछ समय के बाद लैंड में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम यूट्रिफिकेशन भी कहते हैं। तो वाटर हाइसिंथ सूरत सिटी के तापी रिवर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्प्रेड हो गई थी और उसको रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने करीबन 3-4 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा पैसों का खर्च किया, पर कम्प्लीटली इसको रिमूव नहीं कर पाए। इसका छोटा सा भी पोर्शन अगर वहाँ रह गया तो वहाँ से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हुए वाटर हाइसिंथ वापस से फॉर्म हो जाएगी। दूसरा टॉपिक देखते हैं, सीवेज फ्रॉम होम्स एंड हॉस्पिटल कंटेन पैथोजेंस। खास करके जो वाटर पॉल्यूशन है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इससे डिजीज स्प्रेड होते हैं। डिसेंट्री, टाइफाइड, जॉन्डिस, कोलेरा ऐसे हार्मफुल डिजीज पॉल्यूटेड वाटर से ही स्प्रेड होते हैं। हॉस्पिटल का अगर कचरा पीने लायक पानी जो ड्रिंकेबल वाटर है अगर उसके साथ मिक्स हो जाता है तो उसकी सिवियर हार्मफुल इफेक्ट हो सकती है। पर जनरली हॉस्पिटल का जो भी वेस्ट है उसको कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट एजेंसीज होती है और वो उसको कलेक्ट करते हैं, उसको नॉन हार्मफुल मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अहमदाबाद के अंदर बहुत फेमस हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, ई कोलाई वेस्ट मैनेजमेंट। तो जनरली हम लोग इस तरीके से सब कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, खास करके वेस्ट मैनेजमेंट को। जैसे जो होम्स है, जो रेसिडेंशियल प्लेसेस हैं, उसका कचरा अलग जगह पर पहुंचता है और हॉस्पिटल का कचरा ले जाने के लिए अलग से एजेंसीज होती है जो उसको डिसइंफेक्ट करती है। उसी के बाद हम उसको अलग तरीके से डिस्चार्ज करते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करें तो इंडस्ट्रियल वेस्ट के पानी में टॉक्सिक सब्सटेंस हो सकते हैं, जैसे डीडीटी। ये इंसेक्टिसाइडल था। ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर कह सकते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के पॉजिटिव अगर इफ़ेक्ट की बात करें तो उसके साथ काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी जनरेट हुई थी, उसमें से एक डीडीटी है। डीडीटी शुरुआती समय में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाला, यूटिलाइज होने वाला इंसेक्टिसाइडल था और बाद में हमें पता चला कि डीडीटी डिकम्पोज नहीं होता। ये जिस फॉर्म में है आज से 1 लाख साल के बाद भी ये उसी फॉर्म में रहेगा, और जो चीज़ बायो नॉन डिग्रेडेबल है वो एनवायरनमेंट के लिए एक्सट्रीमली हार्मफुल होती है। हेवी मेटल्स जैसे मर्क्यूरी, कैडमियम, कॉपर, लीड, ये भी बहुत डेंजरस इफेक्ट करते हैं। कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी के लिए मर्क्यूरी, कैडमियम और आर्सेनिक एक्सट्रीमली पॉइजनस है। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं और उससे हमारी बॉडी में किडनी, लीवर जैसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन को बहुत हार्मफुल इफेक्ट होती है। वाटर पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन, इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जिसको बायो मैग्निफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है।
ये टॉपिक ना सिर्फ वाटर पॉल्यूशन के टॉपिक का मेन इम्पोर्टेंट सब टॉपिक है, पर ये पूरे चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। कई बार बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ये हॉट फेवरेट टॉपिक है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। चलिए समझते हैं व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और बायोमैग्निफिकेशन। देखिए, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है। यहाँ पर वाटर के अंदर जो टॉक्सिक एलिमेंट पाए जाते हैं, जो हार्मफुल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, वो धीरे 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 एक्यूमुलेट होते रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसको मैग्निफिकेशन वर्ड से शो किया है। जैसे मर्क्यूरी, डीडीटी, कैडमियम। हमने पहले जाना कि मर्क्यूरी, डीडीटी, कैडमियम जैसे हाईली टॉक्सिक एलिमेंट्स पॉल्यूटेड वाटर में पाए जाते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए एक्सट्रीमली टॉक्सिक है या तो डेंजरस है। तो इसका एक्यूमुलेशन कैसे होगा? सबसे पहली चीज़ है, वाटर के थ्रू ये हमारी बॉडी के अंदर आएंगे और हमारी बॉडी में आने के बाद ये हमारी बॉडी को छोड़ नहीं पाएंगे। मतलब इनकी एंट्री तो हो जाती है पर एग्जिट पॉसिबल नहीं है। एक बार डीडीटी जैसे, मर्क्यूरी जैसे एलिमेंट बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाते, घुस जाते, फिर आप ना तो उसको एक्सक्रीट कर सकते हो किडनी की हेल्प से, यूरिन से, या तो आप उसको मेटाबोलाइज भी नहीं कर सकते। मतलब एक बार अंडर एंटर होने के बाद आप उसको बॉडी के बाहर एग्जिट नहीं कर सकते। इवन उसको बॉडी तोड़ भी नहीं सकती। जैसे ग्लूकोज को बॉडी CO2 और वाटर में कन्वर्ट करके फिर आउटर एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देती है, वैसे यहाँ पॉसिबल नहीं है। ये एलिमेंट्स बॉडी में एंटर तो हो जाते हैं, एग्जिट नहीं कर पाते और उसके साथ साथ इनका ब्रेकडाउन भी पॉसिबल नहीं है। ये बायो नॉन डिग्रेडेबल एलिमेंट्स है। बायो नॉन डिग्रेडेबल एलिमेंट्स का मतलब है ऐसे एलिमेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म तोड़ नहीं सकते, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब इनका मेटाबॉलिज्म भी पॉसिबल नहीं है। डीडीटी खास करके छोटे छोटे स्मॉल केमिकल्स में, सिंपल केमिकल्स में ब्रेक नहीं हो सकता। और अगर वो ब्रेक नहीं हो सकते तो आज आपकी बॉडी में पॉल्यूटेड वाटर से जो थोड़ा बहुत कंटेंट डीडीटी का इकट्ठा हुआ है वो आप ही की बॉडी में रहेगा। दूसरे दिन थोड़ा और कंटेंट इकट्ठा होगा, तीसरे दिन थोड़ा और इकट्ठा होगा। वैसे जैसे जैसे आप ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर को पीते जाओगे, अगर वो आप हर रोज़ यूज़ कर रहे हो ऐसा वाटर या फिर ऐसा फूड या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें डीडीटी है या मर्क्यूरी है, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में डीडीटी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा और वो ट्रॉफिक लेवल में भी पास होगा। कैसे? जैसे फॉर एन एग्जांपल है कि अगर ये डीडीटी वाला पानी किसी फ्रॉग की बॉडी में गया तो वो फ्रॉग को जैसे स्नेक खाएगा तो वो स्नेक की बॉडी में भी जाएगा, और स्नेक को खाएगा जब पीकॉक तो वो पीकॉक की बॉडी में भी जाएगा। ऐसे ट्रॉफिक लेवल्स पे वो इंक्रीज होता जाएगा। जैसे आपको फिगर में दिखाया है कि वाटर के अंदर डीडीटी का लेवल 0.003 ppm था। ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। और इतना लेवल जब वाटर में इसका था, वाटर में कहाँ से आया डीडीटी? तो वाटर में डीडीटी आया फार्म से। डीडीटी एक इंसेक्टिसाइडल ड्रग के फॉर्म में यूज़ होता था। ग्रीन रिवॉल्यूशन के काफ़ी एडवांटेजेस थे। ग्रीन रिवॉल्यूशन से हमें क्रॉप यील्ड जो है उसमें इंक्रीमेंट मिला। हम डिपेंडेड हो गए, हमें बाहर से जो फूड इंपोर्ट करना पड़ता था, हम जो डिपेंडेड थे दूसरी कंट्रीज़ पे, अब वो नहीं रहे। पर उसके साथ साथ ये प्रॉब्लम्स भी जनरेट हुए। डीडीटी उस समय में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इंसेक्टिसाइडल ड्रग था, जो इंसेक्ट को मारता था, जो क्रॉप्स को डैमेज करते थे वैसे इंसेक्ट को, और ढेर सारी कंपनी इसका प्रोडक्शन करती थी। हमें बाद में पता चला कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अगर वो ज़मीन में आज मौजूद है तो 1 लाख साल के बाद भी वो डिग्रेड नहीं होगा, वो टूटेगा नहीं, वो वैसा का वैसा रहेगा। तो ऐसा कंटेंट तो एक्सट्रीमली टॉक्सिक माना जाएगा। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो सॉइल को भी डैमेज करेगा और वाटर को भी। आज डीडीटी का प्रोडक्शन बैन किया गया है। डीडीटी प्रोडक्शन अब कोई नहीं कर सकता। पर जो पहले मौजूद डीडीटी था, जो इस्तेमाल में आया था, वो फार्म में था, वहाँ से रेन के थ्रू वो बह के पानी के रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज तक पहुँचा। वैसे वाटर में डीडीटी का लेवल 0.003 ppm पार्ट्स पर मिलियन है कुछ कुछ जगह पे। अब ये पानी को डेली यूज़ करेंगे जू प्लैंक्टॉन्स। प्लैंक्टॉन्स का मतलब है छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो पानी के करंट, वाटर करंट के साथ तैरते रहते हैं, और एनिमल कैटेगरी में है इसलिए हमने जू लिखा है। ये इसका डेली इस्तेमाल करेंगे
और वाटर से वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे तो उनमें 0.04 ppm पार्ट्स पर मिलियन हो गया। एक स्मॉल फिश ढेर सारे जू प्लैंकटन को एक ही साथ खा जाएगी, तो ढेर सारे जू प्लैंकटन में बहुत सारा डीडीटी जो था वो उसकी बॉडी में चला आया, तो इंक्रीज होके वो हो गया 0.5 पार्ट्स पर मिलियन। फॉर एन एग्जाम्पल, एक स्मॉल फिश में अब 0.5 पार्ट्स पर मिलियन डीडीटी है। ऐसी अगर 2-3 फिश खा ले, लार्ज फिश, तो सीधा उसकी बॉडी में डीडीटी का लेवल 2 ppm तक इंक्रीज हो जाएगा, 2 पार्ट्स पर मिलियन। और ऐसी लार्ज फिश को डेली खाने वाले फिश ईटिंग बर्ड से उनकी बॉडी में डीडीटी 25 ppm तक इंक्रीज हो जाएगा। वैसे आप देखिए, वाटर में 0.003 ppm था, वहाँ से इंक्रीमेंट होते हुए डीडीटी लास्ट ट्रॉफिक लेवल जिसमें बर्ड से वहाँ 25 ppm तक पहुँच गया। तो ये जो इंक्रीमेंट है 0.003 से 25 ppm तक पहुँचना, उसी के लिए वर्ड हमने मैग्निफिकेशन यूज़ किया। तो हमने एक्वेटिक फूड चेन में डीडीटी का मैग्निफिकेशन देखा। वाटर के अंदर डीडीटी 0.003 ppb था, वहाँ से जू प्लैंकटन से स्मॉल फिश से लार्ज फिश, लार्ज से बर्ड्स तक पहुंचा। और जब वो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल में आगे बढ़ रहा है, वैसे उसका एक्यूमुलेशन बढ़ता गया। 0.003 से शुरू हुआ था और बर्ड्स तक 5 ppm तक पहुंच गया, उसी को हमने बायोमैग्निफिकेशन कहा है। यहाँ पर एक डिफरेंट फिगर है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म शो किए हैं। इसमें देखिए, वाटर में डीडीटी का लेवल 0.003 ppb था। मे फ्लाई एक जू प्लैंकटन है, उसमें 0.04 हुआ। वहाँ से स्मॉल फिश 0.5, लार्ज फिश 2 ppm, बर्ड्स में 5 ppm और ह्यूमंस में 5 ppm। डीडीटी बर्ड्स को कैसे डैमेज करता है? डीडीटी बर्ड्स में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है, इसलिए जब भी बर्ड्स एग रखते तो उस एग का जो एग शेल है, आउटर प्रोटेक्टिव वाइट लेयर है, जो जनरली बेबी के ग्रो होने के बाद टूटता है, वो बहुत पतला बनता है। और ऐसे पतले एग शेल वाले एग बेबी डेवलप्ड हो उसके पहले ही फट जाते, टूट जाते, ब्रेक हो जाते, और फिर बेबी के नंबर्स जो होते हैं, जो एक्चुअल में बेबी बर्थ लेने चाहिए, जो एक्चुअल में बेबी फॉर्म होने चाहिए, उतने नहीं हो पाते, और ऐसे बर्ड की स्पीशीज का पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगता है। हो सकता है कि ये बर्ड स्पीशीज आने वाले वक्त में एक्सटिंक्ट भी हो जाए। ह्यूमन बॉडी में अगर डीडीटी एंटर होता है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, किडनी, लीवर, ऐसे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन्स हैं हमारे, उसको डैमेज करेगा। और हम जानते हैं कि एक बार डीडीटी जैसे मटेरियल बॉडी में एंटर हो जाते हैं, फिर एग्जिट नहीं हो पाते। इनकी एंट्री तो हो जाती है पर एग्जिट कहीं नहीं है। ना बॉडी इसको किडनी के थ्रू बाहर एक्सक्रीट करके फेंक सकती है, ना अनडाइजेस्टेड फूड के थ्रू इंटेस्टाइन इसको बाहर निकाल के फेंक सकता है, ना ये स्वेटिंग के थ्रू बाहर आ सकता है। और इवन अगर हम समझे कि ग्लूकोज को बॉडी तोड़ के कैसे CO2 और H2O बनाकर बाहर फेंक देती है, वैसा कुछ भी हम डीडीटी के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि डीडीटी का मेटाबॉलिज्म भी पॉसिबल नहीं है। हम डीडीटी को छोटे छोटे सिंपल केमिकल में तोड़ भी नहीं सकते, इसीलिए इसको हमने नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा। नॉन बायोडिग्रेडेबल बहुत ही पॉइजनस और हार्मफुल होते। फार्मिंग में डीडीटी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा था आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन, और जब पता चला हमें कि डीडीटी इतना पॉइजनस और हार्मफुल है, हमने इसका प्रोडक्शन बंद करवा दिया। तो ये सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है। इसलिए हमने इस चैप्टर में बात की कि जो भी डेवलपमेंट हो, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन को डेवलपमेंट के नज़रिए से देखा जाता है, पर ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो इंसेक्टिसाइडल ड्रग्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ किए गए, उससे आज बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट्स हुए हैं। जैसे सोइल की फर्टिलिटी डाउन हो गई है, वही इंसेक्टिसाइड्स और वही पेस्टिसाइड्स जो है, डीडीटी जैसे इंसेक्टिसाइड्स है, वो आज हमारी बॉडी में एंटर हो चुके हैं और हमारी बॉडी को कंटिन्यूअसली डैमेज कर रहे हैं। तो ये टॉपिक्स हम ये भी समझ रहे हैं कि कोई भी नई चीज़ जब हम इन्वेंट करते तो उसके फ्यूचर डिसएडवांटेजेस, उसकी फ्यूचर टॉक्सिसिटी अगर कोई है तो उसको पहले ही ट्रायल के फॉर्म में देख लेना चाहिए। अदरवाइज डीडीटी जैसा कोई एलिमेंट अगर एक बार फॉर्म हो गया तो लाखों सालों तक, करोड़ों सालों तक अर्थ पे प्रेजेंट रहेगा, अगर कुछ नया नेचर इन्वेंट नहीं करती तब तक। चलिए शुरू करते हैं नया टॉपिक, यूट्रिफिकेशन। वाटर पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन टॉपिक का ये सब टॉपिक है, और यूट्रिफिकेशन इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत। यूट्रिफिकेशन एक नेचुरल फिनोमेनन है, नेचुरल एजिंग प्रोसेस है। हम जानते हैं एजिंग का मतलब ये होता है कि
बर्थ से लेके डेथ के बीच में जो भी प्रोसीजर हो रही है उसको हम एजिंग कहते हैं, एज का बढ़ना, उसी को एजिंग कहते हैं। तो कोई ऑर्गेनिज्म जब बर्थ लेता है, बर्थ के बाद वो एकदम चाइल्डिश फेज में होता है, फिर टीनेजर की फेज में आता है, और फिर वो यंग होता है, और फिर वो बुढ़ापे की ओर आगे बढ़ता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है। वैसे ही लेक का भी बर्थ होता है, लेक भी यंग होता है और उसके बाद उसकी भी डेथ हो जाती है। उसी को यूट्रिफिकेशन कहा, और ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचर करती है, ये अपने आप होती है। और ये प्रोसीजर न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट की वजह से होती है। जब लेक फॉर्म होता है और यंग एज में आता है तब उसका पानी कोल्ड होता है, वाटर कोल्ड होता है और क्लियर होता है। पर जैसे जैसे समय चलता जाता है वैसे उस लेक के अंदर, उस वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट आने लगते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सोडियम, कैल्शियम, और उससे उस वाटर की या उस लेक की, उस पॉन्ड की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। तो ये हम बात कर रहे हैं किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। एक लेक ने बर्थ किया, आफ्टर बर्थ वो यंग स्टेज में गया, फिर धीरे धीरे उसमें न्यूट्रिएंट ऐड होने लगे, वो फर्टाइल हो गया, उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो गई। वैसे ही जैसे एक ह्यूमन बेबी बर्थ लेता है, चाइल्डिश फेज में होता है, पर टीनेजर की एज में आता है तो वो फर्टाइल हो जाता है, उसमें फर्टिलिटी होती है, वो बेबी प्रोड्यूस कर सकता है, वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। ये लेक रिप्रोडक्शन नहीं करता, पर यहाँ फर्टिलिटी का कोई और मीनिंग है। और अब ये लेक फर्टिलिटी शो करने लगा है, इसमें ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स आ गए हैं, और जहाँ खाना वहाँ उसके खाने वाले, हम जानते हैं। तो अब न्यूट्रिएंट्स आ गए हैं तो डेफिनेटली उसका इस्तेमाल करने वाले प्लांट्स और एनिमल भी वहाँ पर फॉर्म होने लगेंगे। ये लेक पूरा नॉन लिविंग था, वहाँ लाइफ नहीं थी, लाइफ का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। और जैसे ही न्यूट्रिएंट्स आ गए तो धीरे धीरे लाइफ की शुरुआत हुई। अब वहाँ पर धीरे धीरे प्लांट्स आए तो प्लांट्स को खाने वाले एनिमल आए, और उस तरीके से लाइफ फॉर्म होने लगी। ये सारे एनिमल जो है वो प्लांट से, उनकी डेड बॉडीज़ या फिर इनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, ये चीज़ें जिसको हम ऑर्गेनिक वेस्ट भी कहते हैं, वो डिपॉजिट होगा लेक के बॉटम में। तो लेक जो है धीरे धीरे शेलो होने लगेगा, उसकी डेप्थ धीरे धीरे कम होने लगेगी। लेक वैसे धीरे धीरे शेलो होता जाएगा, अब वो कोल्ड नहीं रहेगा, ऑर्गेनिजम्स की आने की वजह से अब वो वार्म हो जाएगा, और वहाँ पर वार्म वाटर ऑर्गेनिजम्स रहने लगेंगे। जैसे और ऑर्गेनिजम्स बढ़ते जाएंगे, और एनिमल्स और प्लांट्स क्रिएट होते जाएंगे, वैसे उनकी डेथ की वजह से और ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिट होता जाएगा जो लेक का बॉटम है वहाँ, और धीरे 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 पानी का लेवल कम होता जाएगा, वाटर लेवल और कम होता जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करते और उसी वाटर को वेपोराइज करते ट्रांसपीरेशन प्रोसीजर के थ्रू एटमॉस्फेयर में, स्टोमेटा के थ्रू, जो हम वाटर लॉस कहते हैं, वही प्रोसीजर। तो शुरुआत के अंदर जो प्लांट्स वहाँ पर ग्रो हुए थे वो सबमर्ज प्लांट थे, ऐसे प्लांट जो पानी में डूबे हुए हैं। पर धीरे धीरे ये लेक और डेवलप्ड हुआ तो उसमें ऐसे भी प्लांट्स डेवलप हुए जो फ्लोट कर रहे पानी के ऊपर, लोटस जैसे प्लांट। अब वो नीचे से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और एटमॉस्फेयर में वाटर को वेपोराइज करते हैं। तो वाटर लेवल जो है वो लेक में और कम होने लगेगा। जितने ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल लेक में फॉर्म होते जाएंगे वैसे ही उनकी डेथ के बाद लेक और शैलो होता जाएगा, और एक समय आएगा जब ये लेक के अंदर जो पानी का लेवल है वो और कम हो जाएगा, और फिर वो दलदल बन जाएगा। वो दलदल बनने के बाद उसमें मार्श प्लांट आएंगे, इसके रूट्स बहुत शैलो होते हैं, और फिर वो प्लांट्स और वेपोराइज करेंगे पानी को, और दलदल वाला जो पूरा एरिया था वो अब लैंड बन जाएगा। तो लैंड बनना मतलब बुढ़ापा है, यहाँ पर लैंड लेक बन गया मतलब लेक का डेथ हो गया, अब लेक का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं बचा। ये एजिंग प्रोसेस थी, लेक का बर्थ हुआ और फिर लेक का कन्वर्जन लैंड में होना। नेचुरल प्रोसीजर है, इसी को हम कहते हैं यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन कुछ चंद सालों की बात नहीं है, इस प्रोसीजर को होने के लिए थाउजेंड्स ईयर्स लगते हैं, इवोल्यूशन की ही तरह। नई लाइफ को फॉर्म होने में, उस लाइफ को अपग्रेड होने में और डेवलप होने में जैसे हज़ारों साल लग गए, वैसे ही एक लेक को लैंड में कन्वर्ट होने के लिए हज़ारों साल लग जाते हैं।
प्रोसेस नेचुरली होती है, ये सब कुछ नेचर करवाता है। एजिंग बिल्कुल है, लेक कन्वर्ट हो गया लैंड में, बिल्कुल नेचुरल एजिंग प्रोसीजर है, पर इतनी स्पीडी नहीं है। ह्यूमन बेबी की तरह नहीं, जिन्होंने बर्थ लिया, यंग एज में आए, रिप्रोडक्शन किया, ओल्ड एज में गए, डेथ हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 ईयर्स का लाइफ स्पेन उन्होंने फॉर्म किया, इनमें थाउजेंड्स ईयर्स लग जाते। काफ़ी फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं ये स्पीड को, जैसे कि क्लाइमेट, वेदर कैसा है, साइज कैसी है लेक की, दूसरे भी बहुत से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं। यूट्रिफिकेशन स्पीडी होगा या स्लोली होगा। पर जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं इस टॉपिक में, जो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि पॉल्यूटेंट्स लाइक इन्फ्लुएंस फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड होम्स एक्सेलरेट यूट्रिफिकेशन। ये नेचुरली होने वाली प्रोसेस को एक्सेलरेट किया जा सकता है। कैसे? ये अपने आप एक्सेलरेट हो जाएगी अगर होम्स और इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो कचरा है, इफ्लुएंट्स जिसको कहते हैं, वो अगर उस लेक या पॉन्ड तक पहुंच जाए, और फिर 1000 ईयर्स नहीं लगेंगे उस लेक और पॉन्ड को लैंड में कन्वर्ट होने के लिए। वो बहुत स्पीडी आगे बढ़ेगा और जल्दी से जल्दी लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसी को हमने कहा है कल्चरल और एक्सेलरेटेड यूट्रिफिकेशन। ऐसा यूट्रिफिकेशन जो बहुत फास्ट कन्वर्ट हो गया लैंड में, लेक जिसकी एजिंग बहुत फास्ट हो गई और फटाफट से वो लैंड में कन्वर्ट हो गया। पर ऐसा होता है क्यों? इंडस्ट्रीज और होम्स के इन्फ्लुएंस से यूट्रिफिकेशन प्रोसेस है, मतलब पॉन्ड या लेक की जो लैंड बनने की प्रोसीजर है, एजिंग प्रोसीजर है, वो फास्ट हो गई। तो अगर हम डोमेस्टिक सीवेज की बात करें, घर पे हम कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए डिटर्जेंट की इस्तेमाल करते, साबुन का इस्तेमाल करते, उसमें ढेर सारा नाइट्रेट्स और फॉस्फेट होता है जो प्राइम कंटामिनेंट्स है। यही नाइट्रेट्स और फॉस्फेट डोमेस्टिक सूवेज के थ्रू ऐसे पॉन्ड और लेक तक पहुंचता है, और ये नाइट्रेट और फॉस्फेट्स आल्गी के ग्रोथ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है। आल्गी को ये न्यूट्रिएंट मिलने लगेगा तो आल्गी का ग्रोथ फास्ट हो जाएगा, और वो आल्गी पूरे तालाब में फैल जाएगी, लेक और पॉन्ड को कवर कर लेगी, जिसको हम आल्गल ब्लूम कहते हैं। वो आल्गी पॉन्ड में से ऑक्सीजन खींच निकालेगी, वो इतना ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेगी कि फिर लेक में ऑक्सीजन बचेगा नहीं दूसरे ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। और उस आल्गी की वजह से उस पानी में अजीब सी स्मेल भी स्प्रेड हो जाएगी, अनप्लीजेंट ऑर्डर, डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा, और आल्गी एक टॉक्सिक सब्सटेंस भी रिलीज करती है, तो उससे काफ़ी फिशेस भी मर जाएगी। ऐसे ढेर सारे ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे, और ये मरे हुए ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी लेक के बॉटम प्लेस पे डिपॉजिट होगी, और लेक और ज़्यादा शैलो हो जाएगा। इसलिए कह सकते हैं लेक जितना जल्दी शैलो होगा उतना जल्दी वो लैंड में कन्वर्ट होगा। और यही रीज़न है कि डोमेस्टिक सूवेज या फिर इंडस्ट्रीज और होम्स के इन्फ्लुएंस से किस तरीके से यूट्रिफिकेशन एक्सेलरेट हो जाता है, फास्ट हो जाता है। हमने कल्चरल नाम इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर आल्गी जैसे ऑर्गेनिज्म कल्चरल, जिसको कह सकते कल्चर मतलब ग्रो होना, उनका ग्रोथ बढ़ने लगता है, और उसी रीज़न से लेक बहुत फास्ट स्पीड से लैंड में कन्वर्ट होने लगता है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस किस तरीके से यूट्रिफिकेशन प्रोसेस को और स्पीडी बना सकता है। देखिए, थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग यूनिट्स। हम जानते हैं कि थर्मल पावर स्टेशन में कोल का इस्तेमाल होता है। वो कोल को जलाकर उसकी हीट से वाटर को बॉईल करते, और उसी वाटर वेपर का इस्तेमाल करते टरबाइन चलाने के लिए। फिर वो जो हाई टेम्परेचर का वाटर है उसको रिलीज़ कर दिया जाता है, और ऐसा हाई टेम्परेचर वाला वाटर एलिमिनेट कर सकता है काफ़ी ऑर्गेनिजम्स को। अगर ऐसा हीटेड वाटर किसी वाटर रिसोर्स में छोड़ा जाता है तो वहाँ उस रिसोर्स के अंदर बसने वाले एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ इंक्रीज हो जाता है, कुछ प्लांट और फिशिस उनका ग्रोथ इन्हेंस हो जाता है एक पर्टिकुलर कोल्ड एरिया में। तो कोई एक स्पीशीज़ का ग्रोथ अगर बहुत ज़्यादा होने लग जाए तो वहाँ के इंडिजिनस फ्लोरा और फोना, वहाँ जो पहले से प्रेजेंट थे ऐसे प्लांट्स और ऐसे एनिमल्स,
उनको डैमेज होगा। तो दोनों ही प्रोसीजर में कुछ ऑर्गेनिजम्स की डेथ होने लगती है और मरे हुए ऑर्गेनिजम्स लेक के बॉटम प्लेस में डिपॉजिट होने लगते हैं और धीरे धीरे लेक स्पीड से शेलो होता जाएगा। और जितनी ज़्यादा स्पीड से लेक शेलो होगा, उसकी डेप्थ कम होगी, उतना ही वो फास्ट स्पीड से लैंड में कन्वर्ट होगा, जिसी को हम यूट्रिफिकेशन कहते हैं। इस तरीके से यूट्रिफिकेशन प्रोसीजर को इंक्रीज कर सकता है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट। Now we are going to discuss about the world famous Arcata foam or marsh. Arcata is famous for its own integrated waste water treatment plant. वाटर पॉल्यूशन के कंट्रोल में आर्कटा एक रोल मॉडल की तरह उभर के सबके सामने आया है और आर्कटा के इस इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को काफ़ी कंट्रीज विजिट कर चुकी हैं। इन्होंने वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए पूरी प्रोसीजर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेज में 3 चीज़ें इंक्लूडेड है: सेडिमेंटेशन, फिल्टरिंग एंड क्लोरीन ट्रीटमेंट, जिसमें सेडिमेंटेशन में वाटर को एक टैंक में भर के रखा जाता है। वेस्ट वाटर का जो भारी भरकम पार्ट है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, वो टैंक के नीचे के पार्ट में बैठ जाता है। फिर उसको फिल्टर कर लिया जाता है। फिल्टर करने के बाद उसमें क्लोरीन ट्रीटमेंट दी जाती है। बचे हुए पार्ट में हम हेवी मेटल्स को फिल्टर करने के लिए, रिमूव करने के लिए इनोवेटिव अप्रोचेस को यूज़ करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हेवी मेटल्स जैसे कि कैडमियम, मर्क्यूरी, उसको पानी से रिमूव कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। सेडिमेंटेशन प्रोसीजर में जो भी कचरा, जो ऑर्गेनिक मटेरियल टंकी में नीचे बैठ गया था, उसका यूटिलाइजेशन हम एज अ फर्टिलाइज़र भी कर सकते हैं। फिल्टरिंग प्रोसीजर से ये ऑर्गेनिक मटेरियल फिल्टर आउट हो जाता है। फिर उसको केक के फॉर्म में फॉर्म करके हम एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ भी कर सकते हैं। क्लोरीन ट्रीटमेंट से हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस मर जाते हैं। क्लोरीन काफ़ी ऑर्गेनिजम्स को मार देता है। इस तरीके से फर्स्ट स्टेज में वाटर को क्लीन किया जाता है। आपको फिगर में जो दिखाया गया है वो आर्कटा मार्श का एक छोटा सा पोर्शन है। आप देख रहे किस तरीके से वाटर अलग अलग जगहों से, अलग अलग प्लेसेस में मूव कर रहा है और वहाँ पर वो क्लीन होता जा रहा है। Now we are going to discuss about the world famous Arcata foam or marsh. Arcata is famous for its own integrated waste water treatment plant. वाटर पॉल्यूशन के कंट्रोल में आर्कटा एक रोल मॉडल की तरह उभर के सबके सामने आया है और आर्कटा के इस इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को काफ़ी कंट्रीज विजिट कर चुकी हैं। इन्होंने वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए पूरी प्रोसीजर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेज में 3 चीज़ें इंक्लूडेड है: सेडिमेंटेशन, फिल्टरिंग एंड क्लोरीन ट्रीटमेंट, जिसमें सेडिमेंटेशन में वाटर को एक टैंक में भर के रखा जाता है। वेस्ट वाटर का जो भारी भरकम पार्ट है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, वो टैंक के नीचे के पार्ट में बैठ जाता है। फिर उसको फिल्टर कर लिया जाता है। फिल्टर करने के बाद उसमें क्लोरीन ट्रीटमेंट दी जाती है। बचे हुए पार्ट में हम हेवी मेटल्स को फिल्टर करने के लिए, रिमूव करने के लिए इनोवेटिव अप्रोचेस को यूज़ करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हेवी मेटल्स जैसे कि कैडमियम, मर्क्यूरी, उसको पानी से रिमूव कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। सेडिमेंटेशन प्रोसीजर में जो भी कचरा, जो ऑर्गेनिक मटेरियल टंकी में नीचे बैठ गया था, उसका यूटिलाइजेशन हम एज अ फर्टिलाइज़र भी कर सकते हैं। फिल्टरिंग प्रोसीजर से ये ऑर्गेनिक मटेरियल फिल्टर आउट हो जाता है। फिर उसको केक के फॉर्म में फॉर्म करके हम एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ भी कर सकते हैं। क्लोरीन ट्रीटमेंट से हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस मर जाते हैं। क्लोरीन काफ़ी ऑर्गेनिजम्स को मार देता है। इस तरीके से फर्स्ट स्टेज में वाटर को क्लीन किया जाता है। आपको फिगर में जो दिखाया गया है वो आर्कटा मार्श का एक छोटा सा पोर्शन है। आप देख रहे किस तरीके से वाटर अलग अलग जगहों से, अलग अलग प्लेसेस में मूव कर रहा है और वहाँ पर वो क्लीन होता जा रहा है। और अब बात करते हैं सेकेंड स्टेज की, इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आर्कटा के सेकेंड स्टेज की। फर्स्ट स्टेज में सेडिमेंटेशन हुआ, फिल्टरिंग हुआ एंड क्लोरीन ट्रीटमेंट हुई, हैवी मेटल्स को रिमूव किया हमने। अब फर्स्ट स्टेज से निकला हुआ पानी
6 कनेक्टेड मार्शिस एरिया में स्प्रेड करवाया जाता है। 60 हेक्टेयर ज़मीन में 6 कनेक्टेड मार्श बनाए हुए हैं और वहाँ पर अप्रोप्रिएट प्लांट्स, algae, फंगी, बैक्टीरिया ग्रो करवाए गए हैं। 60 हेक्टेयर्स की मार्श लैंड में 6 मार्शिस बनाकर वहाँ पर सिलेक्टेड प्लांट्स, algae, फंगी, बैक्टीरिया ग्रो हुए हैं। जब ये पानी वहाँ से गुजरता है तो उस वाटर में जो भी पॉल्यूटेंट है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं प्लांट्स, algae, फंगस और बैक्टीरिया। हम जानते हैं कि अगर वाटर में कोई भी ऑर्गेनिक मैटर और पार्टिकुलेट बचा है तो उसको फंगस और बैक्टीरिया एज अ फूड यूज़ कर लेंगे। इस तरीके से ये पूरा जो वाटर था, जिसको वेस्ट वाटर हमने कहा, वो वाटर फ्लो मार्शिस से जैसे पास होते हुए आगे बढ़ेगा तो completely purified हो जाएगा। They neutralize, absorb and assimilate pollutants. Thus, as the water flows through marshes, it gets purified naturally. ये naturally purify हो जाते हैं। तो इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही इस्तेमाल किया वेस्ट वाटर को प्योर करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं वाटर में जो भी इम्प्योरिटीज़ है, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, वो एक्चुअल में फूड है algae और फंगी और बैक्टीरिया के लिए। तो अगर हम ऐसे पानी को ऐसे मार्शिस से पास करेंगे तो ये ऑर्गेनिजम्स वेस्ट वाटर में से जो भी ये ऑर्गेनिक मैटर है उसको एज अ फूड यूज़ कर लेंगे और फिर वाटर क्लीन हो जाएगा। इस तरीके से हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही यूज़ किया और वाटर को क्लीन किया। इसलिए हम कह रहे हैं कि प्योरीफाइड नेचुरली, हमने नेचुरली प्योरीफाइड किया वाटर को। तो अब हम जान चुके हैं कि आर्कटा क्यों फेमस है उसके इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लान के लिए। उसने 60 हेक्टेयर ज़मीन को, मार्श लैंड को 6 मार्शिस में डिवाइड किया और वहाँ पर प्लांट्स, algae, फंगी, बैक्टीरिया को ग्रो करवा के वेस्ट वाटर को नेचुरली ही प्योरीफाइड किया। इससे 2 फायदे ये हुए, एक तो वेस्ट वाटर क्लीन हो गया नेचुरल तरीके से, और सेकेंड फ़ायदा ये हुआ कि वो 6 मार्शिस में जो भी वाटर था वो क्लीन होने के बाद फिल कर दिया गया और वहाँ पर फिशिस ग्रो करवाई गई, एनिमल्स ग्रो करवाए गए, बर्ड्स ग्रो करवाए गए और सेंचुरीज फॉर्म हो गई। Marshes also constitute a sanctuary with a high level of biodiversity in the form of fishes, animals and birds. और ये पूरे प्रोजेक्ट को एक नाम भी दिया गया है और उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं FOAM, FOAM, फ्रेंड्स ऑफ द आर्कटा मार्श। आर्कटा मार्श 6 डिवाइडेड मार्श एरिया है जो आर्कटा में प्रेजेंट है, उसके फ्रेंड्स। एक्चुअल में ये एक सिटीज़न ग्रुप है, आर्कटा के सिटीजन्स, वहाँ का कॉरपोरेशन, मैनेजमेंट और ये सब इस प्रोजेक्ट को सेव करते, इस प्रोजेक्ट का ख्याल रखते, इसकी केयर करते, सेंचुरीज को डेवलप करते, उसको प्रोटेक्ट करते, उसकी केयर करते। इसी रीज़न से आर्कटा FOAM या आर्कटा मार्श इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए फेमस है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डोमेस्टिक सीवेज में ह्यूमन एक्सक्रीटा। हम जानते हैं कि डोमेस्टिक सीवेज में मेनली ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है जिसमें ढेर सारे ऑर्गेनिक मैटर और पार्टिकुलेट होते हैं, और वो ह्यूमन एक्सक्रीटा, उसका जो पार्टिकुलेट है, उसका जो ऑर्गेनिक मास है, वो ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अट्रैक्ट करता है ग्रोथ के लिए। इसी रीज़न से हम कहते हैं कि पॉल्यूटेड वाटर से टाइफाइड, कोलेरा, डिसेंट्री जैसे डिजीज स्प्रेड होते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि ह्यूमन एक्सक्रीटा का किस तरीके से हम डिस्चार्ज करें। तो आप जानते हैं कि मोस्टली ह्यूमन एक्सक्रीटा को टॉयलेट के थ्रू डोमेस्टिक सूवेज के साथ सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाया जाता है। वहाँ वो ऑर्गेनिक मैटर को अलग करके उसको फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करते। पर इस प्रोसीजर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि ये ह्यूमन एक्सक्रीटा तब तक वाटर में पैथोजेंस को इंक्रीज़ करते, उनकी पॉपुलेशन को बढ़ावा देते हैं और इससे हाईली डेंजरस वाटर बॉर्न डिजीज स्प्रेड होते हैं। इसका सबसे एक अच्छा तरीका जो डेवलप किया गया, हम उसकी आज बात कर रहे हैं, एक सस्टेनेबल सिस्टम, ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स जिसको कहते हैं। तो ये जो तरीका है जिसका नाम है इकोलॉजिकल सैनिटेशन, इट इज़ अ सस्टेनेबल सिस्टम फॉर हैंडलिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा यूजिंग ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स। कैसे करते, ये एक तो प्रैक्टिकल है, हाइजीनिक भी है
एफिशिएंट भी है, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन भी है, कोई ज़्यादा बड़ा पैसा नहीं लगता इस टॉयलेट्स को बनाने के लिए, और हाइजीन मेंटेन भी रहती है। खास करके टॉयलेट्स इसीलिए बनाए गए जिससे हाइजीन मेंटेन रहे, क्लींजीनेस रहे। प्रैक्टिकल भी है, इसको इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, एफिशिएंट भी है। कैसे काम करता है ये, तो देखिए यहाँ फिगर में आपको दिखाया है। ये जो इकोलॉजिकल टॉयलेट जिसको हमने नाम दिया इकोसैन भी जिसको कहते हैं, खास करके ये केरला श्रीलंका की साइड साउथ में ज़्यादा पाया जाता है। ये वाटर इस्तेमाल नहीं करते, इसमें वाटर की कोई नीड नहीं रहती। इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा सीधा एक टंकी में डिपॉजिट होता है जो ज़मीन के अंदर होती है खोदी हुई, और आपको हॉल दिख रहा है, वहाँ से वो एक्सक्रीटा सीधा वहाँ चला जाएगा। कुछ समय के बाद वो डिकम्पोस्टिंग प्रोसीजर में से निकल के फर्टिलाइज़र बन जाएगा, और इसको आप सीधा अपने फार्म में एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से आपको कोई केमिकल फर्टिलाइज़र की नीड नहीं रहेगी। केमिकल फर्टिलाइज़र सॉइल की फर्टिलिटी को लॉन्ग टाइम के बाद डाउन भी करते हैं, और वो प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल है। और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है जो आज के समय में ज़्यादा मशहूर है, वो जनरली सपोर्ट नहीं करती केमिकल फर्टिलाइज़र को। तो आप ह्यूमन एक्सक्रीटा का यूटिलाइजेशन इस तरीके से नेचुरल फर्टिलाइज़र के फॉर्म में कर सकते हैं। और दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तो ये कि वाटर जो है उसका लॉस भी बच गया। वाटर की अवेलेबिलिटी भी कम है, ड्रिंकेबल वाटर वैसे भी कम है। तो पहली चीज़, ह्यूमन एक्सक्रीटा वाटर के साथ मिलेगी तो पॉल्यूशन होगा। तो डोमेस्टिक सूवेज के थ्रू जब ये पानी ये सूवेज वाटर जो है वो पहुंचेगा सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक, तब हमें उसे ट्रीटमेंट के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। पर अगर एक्सक्रीटा नहीं होगा तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा वेस्ट वाटर को क्लीन करना। ये था इकोलॉजिकल सैनिटेशन जो मोस्टली पाया जाता है केरला और श्रीलंका में। इकोसैन इसका शॉर्ट नेम है और फेमस नेम है। कई बार इकोसैन के नाम से टॉपिक एग्ज़ाम में पूछा गया है, खास करके एमसीक्यू में। और मोस्ट इम्पोर्टेंट यही, कहाँ पाया जाता है ये कहीं बार पूछा गया है, कहाँ इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और ये ज़्यादा चलन में है। वाटर पोल्यूशन एंड इट्स प्रिवेंशन इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 टू सेफगार्ड वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज में वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 में फॉर्म किया। पर सारे रूल्स रेगुलेशन लॉज तभी काम कर सकते हैं जब हम उनमें सपोर्टिव हो। हमारी भागीदारी अगर उसमें है तो हम पॉल्यूशन वाटर में भी प्रिवेंट कर सकते हैं, हम पॉल्यूशन को हवा में भी फैलने से रोक सकते हैं, और वाटर में भी पॉल्यूशन रोक सकते हैं। गंगा यमुना को काफ़ी बार क्लीन किया गया, अभी भी किया जा रहा है, करोड़ों रुपए उसमें खर्च हो चुके हैं, पर अभी तक वो प्रॉपरली क्लीन नहीं हो पाई। उसका रीज़न है ह्यूमंस। हम ही लोग उसको बार बार ख़राब करते हैं। गवर्नमेंट करोड़ों रुपए का खर्च करके उसको क्लीन करती है और हम लोग वापस से उसको पॉल्यूट कर देते हैं। तो हमारी भागीदारी, हमारा जो सपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वाटर पॉल्यूशन और उसके कंट्रोल के लिए, और कोई भी पॉल्यूशन के कंट्रोल के लिए।